इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में नई पाबंदियों से पहले कैसी है सरकार और लोगों की तैयारियां। और साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना काल में बंगाल में चुनाव प्रचार पर क्यों नहीं लग रही लगाम। नौ बजे की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका कई दिनों से जाहिर की जा रही। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसे नाम लॉकडाउन नहीं बल्कि ब्रेक द चेन दिया गया है। ब्रेक द चेन म्हणजे ही श्रृंखला तोडायची आपल्याला। ब्रेक द चेन के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की सड़कों पर एक साल पहले वाली तस्वीर सामने आने लगी। कंधे और सिर पर सामान लेकर प्रवासी मजदूर स्टेशन की तरफ निकलने लगे। उद्धव ठाकरे ने कई बार भरोसा दिलाया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन मजदूरों को यकीन नहीं हुआ। यहाँ पे सर ये अपना मेट्रो का काम चल रहा था, अचानक सर ये लॉकडाउन लग गया। उसकी वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा, गांव वापस। बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्या करिए, पेट की बीमारी है, पेट के लिए ही आते हैं हम लोग। पुणे में आए थे मेट्रो में काम करने, एक कोरोना की वजह से, डर की वजह से गांव भाग रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन नाम से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। मंगलवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया। पंढरपुर को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से नई पाबंदियां लागू होंगी। उद्धव सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। 15 दिनों तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं पर रोक रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। उद्या संध्याकाळपासून आपण महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। बुधवार से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद रहेगा। सारे राजनीतिक पार्टियों से मैं अपील करूंगा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। अगर हम लोग एक साथ नहीं रहे तो बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को जब सीएम उद्धव ठाकरे ऐलान कर रहे थे, तभी महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े आए वो बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 60,212 नए केस आए, जबकि 281 लोगों की मौत हो गई। यही वो आंकड़ा है जिसके आगे उद्धव सरकार को बेबस होकर सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो लग रहा है, लेकिन आम लोगों को परेशानी कम से कम हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। इसके लिए उद्धव सरकार ने पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर बताया है कि आज रात से राज्य में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। उद्धव सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो देर शाम किया, लेकिन लॉकडाउन की आशंका से मुंबई में सुबह से लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। अब जब 15 दिनों का लॉकडाउन लग रहा है, तो इस दौरान लोगों को जरूरी सामान की कोई कमी न हो, इसके लिए सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स के साथ हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद रहेगा। ग्रोसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी दूसरी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो, पब्लिक बस की सेवा जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी। ई कॉमर्स की सेवा जारी रहेगी। क्लब, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी या टेक अवे कर पाएंगे। जरूरी सेवाओं में जो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, उन्हें भी बंद रखने को कहा गया है। मीडिया के साथ साथ पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईटी संबंधी सेवा भी जारी रहेगी। फिल्म, एड और सीरियल्स की शूटिंग बंद रहेगी। अति आवश्यक काम किंवा योग्य कारण। इस बार कोरोना की लहर लगातार बढ़ रही है और कितना बढ़ेगी ये नहीं पता। पिछले साल की तुलना में कोरोना की ये लहर बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। इसका अनुमान अभी हम नहीं लगा पा रहे और कोई नहीं लगा पा रहा। इस बार कोरोना की जो लहर है कि 15 दिन में, 1 महीने में कितना होगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा। लेकिन हम हाथ पर हाथ बांधकर नहीं बैठे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या देश में कुल मरीजों की संख्या का 30% हो गई है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि सड़क के साथ साथ हवाई जहाज से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की जाए। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगा है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामले सामने आए हैं और इसी बीच आज प्रधानमंत्री राज्यों के राज्यपालों के साथ कोरोना पर अहम मीटिंग करने वाले हैं। रविवार को कम टेस्टिंग की वजह से भले ही देश भर में कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी जैसी दिख रही थी, लेकिन मंगलवार को जब टेस्टिंग का आंकड़ा आया तो साफ हो गया कि देश में कोरोना के हालात और बिगड़ गए हैं। 24 घंटे में पूरे देश में 1,85,000 नए केस सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 1,026 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को 1,61,000 नए मरीज और 880 लोगों की मौत हुई। कोरोना के इसी डरावने आंकड़े के बीच आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए राज्यपालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने विदेश में बनी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो भारत ऐसा पहला देश होगा जहां कोरोना की कम से कम 6 वैक्सीन उपलब्ध होंगी। इस फैसले से फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन भारत में जल्दी लोगों तक पहुंच पाएगी। जो दवा कंपनी है उनके लिए अब इन विदेशी वैक्सीन को भारत में बनाने की मंजूरी लेने में भी आसानी होगी। सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के प्रोसेस को आसान बनाने का फैसला किया है। अब विदेशी वैक्सीन को मंजूरी से पहले उसकी डोज सिर्फ 100 लोगों को दी जाएगी, फिर उन्हें 7 दिन तक मॉनिटर किया जाएगा। जो नई वैक्सीन भारत में आएगी इसके लिए जरूरी है कि उन्हें अमेरिका के FDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ब्रिटेन की UK MHRA और जापान की PDMA के साथ WHO से मंजूरी मिल चुकी हो। इससे पहले भारत में रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। भारत में इसकी पहली डोज अप्रैल के आखिर तक मिल सकती है। भारत में वैक्सीन की कमी न हो, इसी वजह से सरकार ने विदेशों में बनी वैक्सीन की सप्लाई को भी मंजूरी देने का फैसला किया है। कोरोना का कहर इस कदर टूटा है कि जिधर भी देखो वहां के हालात देखकर कलेजा कांप जाता है। कहीं इलाज के बिना मौत हो रही है तो कहीं शमशान ले जाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंदिर का इंटरव्यू निकल बैठे हैं। आधा घंटा 1 घंटा तो हम लेके कलेक्टर को बुला रहे। क्या चलिए क्या चलिए क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का आजकल का इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तरफ के। तरफ के मरे और यहाँ के लोग। रांची जैसी ये 5 तस्वीरें तो एक वानगी है, एक ट्रेलर है, एक तमाचा है हमारी लापरवाहियों के खामियाजे का, हमारे सिस्टम की कमजोरी का, जो बताता है कि पिछले 1 साल में हम कुछ नहीं सीख पाए। हर तरफ कहानी एक जैसी है, बस किरदार बदल गए हैं। डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया। रांची में चीखती चिल्लाती ये महिला बता रही हैं कि कैसे अस्पताल के बाहर उनके मरीज की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। ये हालात तब हैं जब झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर खुद अस्पताल के दौरे पर थे, लेकिन मरीजों को कोई राहत नहीं मिली। बाबू नाना मत करिए, कैसे डॉक्टर न पर कलंक है, कलंक शर्म होना चाहिए आपको। महिला चीख रही है क्योंकि कोरोना की वजह से पति की मौत हो गई। आरोप है कि वक्त पर अस्पताल से इलाज नहीं मिला, समय से भर्ती नहीं किया गया। 10 मिनट तक एम्बुलेंस में तड़पने के बाद शख्स ने दम तोड़ दिया। चिल्लाओ उनको, चिल्लाओ, अभी है उनकी चल रही है, चिल्लाओ चिल्लाओ उनको, चिल्लाओ। अरे ऑक्सीजन लगा दे रे, अरे ऑक्सीजन लगाओ रे, चिल्लाओ चिल्लाओ, अरे उनको थोड़ा वो करो। ऑक्सीजन तो है ना? अरे नहीं चल रही है, हटो हटो दीदी, जल्दी। डॉक्टर भी नहीं है, चेक तो करना भैया।
कोरोना पेशेंट गौरव लखानी अस्पताल पहुंचे तो जिंदा थे। पत्नी चीख कर इलाज की गुहार लगा रही थी। वक्त पर इलाज नहीं मिला और गौरव लखानी ने अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। खत्म हो गई आधे घंटे से नहीं देख रहा हूँ, अपनी सांस खत्म हो गई। इंदौर के बाद नासिक की तस्वीर देखिए। मां के शव को शमशान ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। बेटी गुहार लगाती रही लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। आखिरकार जिस कार से मां को अस्पताल जिंदा लेकर आए थे उसकी पिछली सीट पर उनका शव रखा और उसे शमशान तक पहुंचाया। 5-6 राज्यों में कोरोना को लेकर हालात बहुत ही खतरनाक हैं। इन राज्यों में 70% से ज्यादा केस हैं। अस्पतालों से लाशें ज्यादा निकल रही हैं और शमशानों में जगह कम पड़ने लगी है। रांची में 36 घंटे में 52 शवों का दाह संस्कार कर दिया गया और ये काम अभी भी बदस्तूर जारी है। हालात तब और खराब हो गए जब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का बर्नर खराब हो गया। डीसी खुद मौके पर पहुंचे। 25 ट्रक लकड़ी मंगवाई गई और सामूहिक दाह संस्कार कर दिया गया। रांची में तो लकड़ियां मंगवा ली गई, लेकिन दादर में अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पहले 8 से 9 डेड बॉडीज आती थी, अब करीब 20 शव रोज आ रहे हैं। इन शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ बिजली से चलने वाली भट्टियों में होता है, इसलिए दाह संस्कार का वेटिंग टाइम कम से कम 6 घंटे का हो गया है। कितना वक्त लगेगा इसको? तो लगेगा अभी 6-7 घंटा लगेगा। 6-7 घंटा लगेगा इसको। क्यों, क्या कारण है? एक बॉडी 2 घंटा जलने वाला। सूरत में जहांगीरपुरा के कुरुक्षेत्र शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहले 15 से 20 शव आते थे। उसी शमशान घाट पर अब हर रोज 100 से ज्यादा लाशें आ रही हैं। यहाँ गैस चैम्बर पर लगी लोहे की मोटी चादर वाली चिमनी रेड हॉट हुई है। पिछले 7-8 दिनों से ये भट्टी ऐसे ही धधक रही है और जल जलकर पिघल रही है। इनकी मरम्मत करके फिर जलाया जाता है, लेकिन चिमनियां फिर पिघल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड केस के बीच चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएमओ के 3 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी योगी सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,000 मामले सामने आए हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कोरोना मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह रहने वाले 3 अधिकारी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, ओएसडी अभिषेक कौशिक और विशेष सचिव अमित सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, इसलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। अभी सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूँ। यूपी के बढ़ते आंकड़े ने हर किसी को डरा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो योगी सरकार से सवाल पूछ लिया है कि वो लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं। अर्थव्यवस्था ज्यादा जरूरी है या जान? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन शहरों में 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। कोरोना की वजह से वो स्टूडेंट्स बहुत असमंजस में हैं जिनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। दूसरी तरफ टेंशन इस बात की भी है कि क्या इसी तरह के हालात में बोर्ड एग्जाम्स कराए जाएंगे, और अगर होंगे तो कैसे। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम टालने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद महाराष्ट्र और यूपी के शिक्षा मंत्रियों ने भी सीबीएसई से बोर्ड परीक्षाओं को टालने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा था कि बोर्ड एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन जाएंगे, इसलिए एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में ममता बनर्जी और मोदी के बीच जुबानी जंग चरम पर है। चुनाव आयोग के बैन से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बड़ा चैलेंज दे दिया है। सुरक्षा बलों पर विवादित बयान देने की वजह से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाई थी।
रोक की समय सीमा जैसे ही खत्म हुई, ममता अपने तेवर में लौट आई। मंगलवार की रात कोलकाता के करीब बारासात रैली करने पहुंची और पीएम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कृष्णनगर मीटिंग করে বলছে नरेंद्र मोदी, ममता दी तो कुछ नहीं किया है मथुआ के लिए। আমি বলি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করো, পাবলিকলি বলছি, প্রত্যেকটা ক্যামেরা আছে, পাবলিক আছে। আমি যদি কিছু না করে থাকি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আর তুমি যদি কিছু না করে থাকো, মিথ্যে কথা বলে থাকো, তুমি কান ধরে উপোস করবে। বলো। ममता ने न सिर्फ पीएम को चैलेंज किया बल्कि केंद्रीय एजेंसियों पर उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वो इन सब से डरने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया যত এজেন্সি আছে সবাইকে নিয়ে খালি আমাকে কি করে বধ করা যায়, বাংলাকে কি করে অসম্মান করা যায়, বাংলাকে কি করে অপমান করা যায়, বাংলাকে কি করে দখল করা যায়। बंगाल चुनाव प्रचार में बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के 3 सीनियर लीडर्स पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। वोट देने में लोगों को रोकते हैं और सेंट्रल पुलिस जब जाते हैं उनसे बंदूक छीनते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो मजबूरी गोली चले। पूरा भारत देख रहा है बेगम का जंगल राज। ममता बनर्जी खुद भाग गए, नंदीग्राम में भाग गए। चुनाव आयोग ने बिगड़े बोल पर बंगाल में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। तो ममता को बेगम कहकर संबोधित करने वाले बयान से नाराज आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को भी आगे से ऐसे बयानों से परहेज करने की चेतावनी दी है। आयोग का चाबुक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर चला है। कूच बिहार के सीतालकुची गोलीकांड पर दिलीप घोष ने कहा था कि जो लोग समझते थे कि जवानों की बंदूकें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, उन्हें गोलियों की भाषा समझ में आ गई होगी। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की नवरात्रि पर शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।